गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे कि हमारा जो पिछला लेक्चर था उसमें आपको नोट्स विजिबल होंगे कि हमने इम्यूनोलॉजी को कवर किया था। हमने इम्यूनिटी देखी थी कि इननेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस होता है। हमने देखा था कि कौन सी मेमोरी स्पेसिफिक होती है, कौन सी स्पेसिफिक होती है अपने एंटीजन्स को लेके, पैथोजन्स को लेके, और कौन सी इम्यूनिटी है जो कि नॉन स्पेसिफिक होती है। फिर हमने देखा कि एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट से कौन सी हमारी कंजर्व्ड इम्यूनिटी थी, ठीक है, इननेट जो कि सारा टाइम प्रेजेंट रहती थी। अर्ली डिफेंस किसकी वजह से आता होता है। फिर हमने देखा था कि इननेट इम्यूनिटी में हमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी देखने को मिलता है और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी देखने को मिलता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हमने फिजिकल बैरियर्स और केमिकल बैरियर्स के बारे में देखा था। फिजिकल बैरियर जिसमें कि स्किन आ गई थी, म्यूकस आ गया था, और वही केमिकल बैरियर्स जिसमें कि टीयर्स, सलाइवा, रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो भी म्यूकस वगैरह प्रेजेंट रहता है, ठीक है। उसके अलावा केमिकल बैरियर्स में हमने लैक्टोफेरिन, लाइसोजाइम और डिफेंसिन देखा था। लैक्टोफेरिन का हमने रोल देखा था कि अगर कोई बैक्टीरिया आके इन्फेक्ट करता है तो उसको अपनी जो लाइफ साइकिल है उसमें कुछ सर्टेन एंजाइम्स का रोल रहता है और उन एंजाइम्स को भी आगे कुछ मेटल आयंस का रोल रहता है, तो ये उन मेटल आयंस को इनिबिट करता है। फिर हम करते हैं लाइसोजाइम के बारे में, जो कि पेप्टिडोग्लाइकन वॉल को टारगेट करता है। डिफेंसिन हम करते हैं कि सिस्टीन रेजिड्यूज होते हैं जो कि फैगोसाइटोस्ट माइक्रोब्स को किल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में सेलुलर कंपोनेंट्स और पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स का नाम दिया था। सेलुलर कंपोनेंट्स में कुछ सीरम प्रोटीन्स आ जाते हैं जिनको कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हम नाम देते हैं, जो कि एंटीबॉडीज़ के साथ हेल्प करते हैं और कॉम्प्लीमेंटेशन एक्टिवेशन में रोल प्ले करते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट फॉर्म करते हैं जो कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स के जैसे बनता है और जो मेम्ब्रेन है उसको क्या करता है, लाइज करने में हेल्प करता है। सेल एज पैटर्न एसोसिएटेड रिकग्निशन रिसेप्टर्स और सेंसर्स हमारे पास क्या हुए कि हमने देखा कि जो भी हमारे एंटीजन्स है, जो भी हमारे पैथोजन्स है, उनका पर्टिकुलरली कौन सी चीज़ है, उनका पर्टिकुलरली कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि हमारे जो ह्यूमंस हो गए, चाहे माइस हो गया, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया, वो उनकी कौन सी चीज़ को पहचान रहा है, ठीक है। वो उसकी सेल वॉल को पहचान रहा है, वो उसके आरएनए को पहचान रहा है, या फिर उसके प्रोटीन्स को पहचान रहा है। तो इसके लिए हमारे अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स का नाम देते थे। फिर पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स अब हमने क्या किया कि क्या करते हैं, ये आइडेंटिफाई करते हैं पैप को और डैप को। पैप हमने बोला था क्या था, पैटर्न एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, और इस पैटर्न में उसकी सेल वॉल भी आ सकती है, उसका कोई आरएनए कंपोनेंट भी आ सकता है, उसका कोई प्रोटीन भी आ सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास डैम्प हो गया। डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न में हमारे पास क्या हुआ कि जो भी हमारे पास डैमेज होगा, क्योंकि जो भी हमारा सेल डैमेज होगा वो कुछ तरह के पार्टिकल्स को, कुछ तरह के चीज़ें को रिलीज़ करेगा और उन चीज़ों को फिर से कौन रिकग्नाइज करेगा, PRR आगे रिकग्नाइज करेगा, ठीक है। फिर हमने देखा था कि जो TLR फैमिली होती है ये 1 से 10 तक प्रेजेंट होती है ह्यूमंस में और 12 प्रेजेंट होती है माइस में। अब मैंने 12 क्यों लिखा, क्योंकि इसमें जो हमारी TLR 10 है, ये TLR जो 10 है ये माइस में क्या होती है, इनएक्टिवेटेड होती है, वहाँ पे इसका रोल देखने को नहीं मिलता, ठीक है। एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा मेरे को कोल्ड है, सो जस्ट बियर विद माई वॉइस इफ इट्स नॉट दैट मच क्लियर एंड ऑल, ठीक है, ओके। तो अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आगे हमने क्या चीज़ कंटिन्यू करनी है, जस्ट अ मिनट, ओके। सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू कंटिन्यू टुडे इज, तो हमने कल देखा था कि जो भी हमारे टोल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं उनके पास एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट होता है, ठीक है, और एक इंटर सेलुलर कंपोनेंट होता है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट देखा उसमें हमने देखा कि क्या प्रेजेंट था, वहाँ पे ल्यूसिन रिपीट्स प्रेजेंट थे, ठीक है। तो देयर वर अराउंड 16 to 28 ल्यूसिन रिपीट्स प्रेजेंट थे एंड हैज़ द फंक्शन टू रिकग्नाइज द पैम्स, ठीक है। उसके बाद हमने किया था कि
इसमें ही TLR1 से लेकर TLR10 तक किस कैटेगरी में फॉल होंगे? ह्यूमंस में हमारे पास ये 10 देखे जाते हैं। फिर हमने देखा कि माइस में TLR जो 10 होता है वो हमारा यूजुअली इनएक्टिव देखा जाता है। ठीक है, अब TLRs आर एक्सप्रेस्ड इन इन्नेट इम्यून सेल्स। अब TLRs हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो ये जो TLRs हैं ये प्रेजेंट होते हैं जैसे कि डेंड्रिटिक सेल्स हो गया, मतलब जितने भी हमारे इन्नेट इम्यूनिटी के सेल्स हैं, डेंड्रिटिक लगा लो, मैक्रोफाजिस लगा लो, ठीक है, इन सभी के ऊपर मैक्रोफाजिस लगा लो, ठीक है, एज वेल एज जो नॉन इम्यून, ये तो हमारे हो गए इम्यून सेल्स, उसके अलावा कुछ नॉन इम्यून सेल्स हो गए। नॉन इम्यून सेल्स कौन कौन से हो गए? जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट हो गया, फाइब्रोब्लास्ट के अलावा जैसे कि हमारे पास एपिथेलियल सेल्स हो गए, तो इनके ऊपर भी जो TLRs है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद TLRs को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होती है सेल सरफेस TLRs जो मैंने ऊपर बना के दिखाया है, और एक हमारे पास होते हैं इंट्रासेलुलर TLRs। एक होते हैं इंट्रासेलुलर TLRs और एक होते हैं सेल सरफेस TLRs। अब देखो इसमें ही आपको कितने क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन बन जाएगा कि TLR1 to 10 किस में प्रेजेंट होते हैं? जी ह्यूमंस में। कितने प्रेजेंट होते हैं माइस में? माइस में 12 होते हैं, लेकिन 13 में से एक जो है TLR10 वो इनएक्टिव रहता है। फिर TLR के पास कौन से ऐसे रिपीट्स होते हैं जो कि उसकी हेल्प करते हैं आगे बाइंड करने में, तो उनको हम ल्यूसिन रिच रिपीट्स बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने बोला कि TLRs की लोकेशन क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो हमने बोला ये इम्यून सेल्स में भी हो सकते हैं, नॉन इम्यून सेल्स में भी हो सकते हैं। चलिए फिर नॉन इम्यून और इम्यून के बारे में बता दीजिए। इम्यून में हमारे पास मैक्रोफेजेस आ गए, मोनोसाइट्स आ गए, डेंड्रिटिक सेल्स आ गए, और नॉन इम्यून में जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट हो गया और एपिथेलियल हो गया, इसके ऊपर भी हमारे TLRs आगे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया कि जो TLRs होते हैं वो सेल के सरफेस पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं और वो इंट्रासेलुलर TLRs भी होते हैं। ठीक है, अब हमारे सेल सरफेस वाले में कौन कौन से आगे? सेल सरफेस में हमारे पास आगे 1 TLR1 हो गया, देन 2 4 5 6 10, 1 2 4, 3 को छोड़ दिया, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रेजेंट होते हैं। और इंट्रासेलुलर में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं? इंट्रासेलुलर में TLR3 हो गया, देन TLR7 हो गया एंड TLR9 हो गया। ठीक है, सो TLR3 7 एंड 9, 793 763 कैसे भी याद कर सकते हो, ये इंट्रासेलुलर में प्रेजेंट होते हैं और सेल सरफेस में 1 2 4 5 6 एंड 10 प्रेजेंट होते हैं। अभी नेक्स्ट चीज़ जो हमें याद करनी होती है, जो इम्पॉर्टेंट है, कि कौन कौन सा TLR किस किस लिगेंड को आइडेंटिफाई करता है, कि कौन कौन से उसके लिगेंड के लिए एक्ट करते हैं। अब इसमें जो आपका TLR है वो हमारे मोनोमर्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे डाइमर्स के भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते होते हैं। ठीक है, सो TLRs कैन बोथ exist in dimers as well as monomers। ठीक है, तो ये डाइमर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, मोनोमर्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारे TLR1 हो गया, सॉरी TLR2 और 1 हो गया, वैसे ही TLR2 और 6 हो गया। ठीक है, 26 हो गया, 21 हो गया, दे ऑल फंक्शन एज होमोडाइमर्स। ठीक है, जो कि TLR2 और 1 बना रहे हैं, TLR2 और 6 बना रहे हैं, ये दोनों क्या फॉर्म करते हैं? ये हेट्रोडाइमर्स फॉर्म करते हैं। सॉरी, यहाँ पे एक स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत हो गई, यहाँ पे मुझे लिखना था कि TLRs कैन एग्जिस्ट बोथ इन होमोडाइमर एज वेल एज हेट्रोडाइमर, कि ये हेट्रो और होमो दोनों फॉर्म में कर सकते हैं,
जो हमारी हेट्रो वाली फॉर्म है वो 2,1 और 2,6 बस यही वाली है, बल्कि जो हमारा TLR1 हो गया, ठीक है, वैसे ही TLR2 हो गया, TLR6 हो गया, ये तीनों हमारे होमोडाइमर्स के जैसे फंक्शन नहीं करते। इंस्टेड ये क्या बनाते हैं, ये हेट्रोडाइमर्स बनाते हैं। बाकी जितने भी हैं वो हमारे क्या फॉर्म करेंगे, होमोडाइमर्स, ठीक है। अब उसके बाद हमने लिखना है क्या, फंक्शन। जैसे कि जो TLR2 हो गया और जो TLR1 हो गया, ये किस चीज़ को रिकग्नाइज करेगा, इसका लिगेंड होगा बैक्टीरियल ट्राई असाइल लिपोप्रोटीन, बैक्टीरियल ट्राई असाइल लिपोपेप्टाइड। वैसे ही अगर आप TLR2 लोगे, टोल लाइक रिसेप्टर 2 लोगे, इसमें हमारे पास बैक्टीरियल पेप्टाइडोग्लाइकन आ जाता है, बैक्टीरियल पेप्टाइडोग्लाइकन आ जाता है, और उसके अलावा फंगल फॉस्फोलाइपोमेनिन भी आ जाता है, ठीक है। फिर हमारा आ गया TLR2 और 6 का, तो 2 और 1 किसके लिए है, ट्राई असाइल लिपोपेप्टाइड के लिए है। 2 और 6 किसके लिए है, फंगल जाइम्बोजेंस हो गए, सेम वे जैसे ये बैक्टीरियल BTL हो गया, वैसे ही जो हमारा TLR2 और 6 हो गया, ये हो गया फॉर बैक्टीरियल डाई असाइल लिपोपेप्टाइड एंड लिपोटिकोइक एसिड। अब इसमें जो लिपोटिकोइक एसिड है ये थोड़ा सा मेन हो जाता है। ऐसे ही GPI एंकर इन ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। तो लिपोटिकोइक एसिड के लिए कौन है, 2 और 6 प्रेजेंट है। पेप्टिडोग्लाइकन के लिए कौन है, TLR2 प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे ही TLR3 की बात करेंगे, सो दिस इज फॉर वायरल डबल स्ट्रैंडेड RNA के लिए। ऐसे ही अगर आप 3 को रिलेट करोगे 7 और 8 से, 7 और 8 आपका सिंगल स्ट्रैंड के लिए होता है, 3 आपका डबल स्ट्रैंड के लिए होता है, ठीक है। फिर से जो TLR4 होगा वो LPS के लिए होगा। यहाँ पे ये किस चीज़ के लिए था, पेप्टिडोग्लाइकन के लिए, और यहाँ पे TLR4 किसके लिए होगा, बैक्टीरियल लिपोपॉलीसेकेराइड के लिए, ठीक है। फिर हमारे पास TLR5 आ जाता है जो कि फ्लैजिलिन के लिए होता है। 6 प्रेजेंट नहीं है इसमें क्योंकि 6 ने हमारा हेट्रोडाइमर बना लिया, तो 7 और 8 दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के लिए हो गया। और TLR9 की बात करोगे तो वो CpG DNA ऑफ बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करता है, बाकियों का वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। TLR12 का देखना चाहोगे, वो हमारा प्रोफिलिन को आइडेंटिफाई करता है। TLR13 का देखना चाहोगे, वो हमारा बैक्टीरियल 23S को आइडेंटिफाई करता है। तब इसको याद करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ग्रुपिंग करो कि कौन कौन से हैं जो RNA को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अब RNA भी 2 तरह का होता है, एक हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है और एक हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है, ठीक है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड के लिए हमारे पास कौन सा आ गया, सिंगल स्ट्रैंडेड के लिए हमारे पास आ गया 7 और 8 सिंगल स्ट्रैंडेड के लिए। डबल स्ट्रैंडेड के लिए हमारे पास आ गया 3। तो 3, 7, 8 एक कैटेगरी में हो गए, 3 डबल स्ट्रैंडेड को कर रहा है और 7 और 8 हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड को कर रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया कि जो भी बैक्टीरिया है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन भी इवॉल्व होती है और लिपोपॉलीसेकेराइड भी होती है, ठीक है। तो पेप्टिडोग्लाइकन के लिए हमारे पास TLR2 है और TLR जो हमारा 4 है वो हमारा LPS के लिए है, लिपोपॉलीसेकेराइड के लिए, ठीक है। सो पेप्टिडोग्लाइकन के लिए TLR2 हो गया और लिपोपॉलीसेकेराइड के लिए हमारे पास TLR4 हो गया। देन TLR2 और 6 की बात करें, वो टिकोइक एसिड को आइडेंटिफाई करती है, 5 फ्लैजिलिन को करती है, 12 प्रोफिलिन को करती है और 13 हमारी बैक्टीरियल का 23S RNA को डिस्टिंग्विश करती है, ठीक है। अब इसमें ही एक हमने किया बैक्टीरियल ट्राई असाइल लिपोपॉलीपेप्टाइड, एक हमने किया बैक्टीरियल डाई असाइल लिपोपॉलीसेकेराइड। तो 1 और 2 का जो हेट्रोडाइमर है वो बैक्टीरियल ट्राई असाइल लिपोपॉलीसेकेराइड के लिए है, वहीं जो हमारा 2 और 6 का है वो बैक्टीरियल डाई असाइल लिपोपॉलीसेकेराइड और लिपोटिकोइक एसिड के लिए है।
तो ये याद रखना 2 और 6 जो है हमारा हेट्रोडाइमर वो लिपोटिकोइक एसिड के लिए है, वैसे ही जो 1 और 2 हमारा हेट्रोडाइमर है, सॉरी, जो 1 और 2 हमारा हेट्रोडाइमर है वो बैक्टीरियल ट्राइएसाइल लिपोपेप्टाइड के लिए है। वैसे ही हमने किया 7 और 8 हमारा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के लिए है, 3 हमारा डबल स्टैंडर्ड आरएनए के लिए है, 12 हमारा प्रोफिलिन के लिए है, 13 हमारा 23S आरएनए के लिए प्रेजेंट है। ठीक है, 1 2 3 बार दोबारा से गो थ्रू करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद है सिग्नलिंग पाथवे। सिग्नलिंग पाथवे के नाम से अभी हमारा हम क्या बात कर रहे हैं इसमें, तो देखो ये तो हमें पता है कि जो TLR है वो हमारा रिसेप्टर की तरह एक्ट करता है, तो रिसेप्टर्स आगे कुछ इफेक्टिव प्रोटीन्स को भी एक्टिवेट करते होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारे टोल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं ये प्रॉपर सिग्नलिंग रिसेप्टर के जैसे काम करते हैं। ठीक है, जब हमारा TLR बाइंड करेगा अपने पैप से, अब पैप हमारा क्या हो गया, इसका लीगेंड होगा एक्स्ट्रा सेलुलर के साथ। उसके बाद हमने देखा कि ये डाइमराइज होके होमोडाइमर भी बना सकता है और ये डाइमराइज होके हेट्रोडाइमर भी बना सकता है। ठीक है, हेट्रोडाइमर हमने अभी अभी देखा TLR 2 और 6 का भी हो सकता है और TLR 1 और 6 का भी हेट्रोडाइमर हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद TLR सिग्नल थ्रू द रिक्रूटमेंट। अब उसके बाद क्या होगा कि रिक्रूटमेंट होगी अडेप्टर मॉलिक्यूल्स की, अडेप्टर मॉलिक्यूल्स लगा लो, अडेप्टर प्रोटीन्स लगा लो। ठीक है, जिसकी वजह से अब क्या होगा, अब यहाँ पे 2 पाथवेज ऑपरेट कर सकते हैं आगे जाके। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, हमारा लिगेंड आया, लिगेंड TLR से बाइंड किया, TLR की क्या होगी, डाइमराइजेशन होगी, डाइमराइजेशन के बाद उसने होमोडाइमर बनाया या फिर उसने हेट्रोडाइमर बनाया। ठीक है, फिर इन्होंने रिक्रूटमेंट किसकी कर दी, अडेप्टर मॉलिक्यूल्स की कर दी। ये अडेप्टर मॉलिक्यूल्स फिर आगे कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करेंगे, जैसे कि न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी हो गया और इंटरफिरोन रेगुलेटरी फैक्टर्स। तो इनकी ये दोनों क्या करते हैं, एक्टिवेशन करते हैं। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये आगे क्या करते हैं, ये दोनों न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा और IRF, इनका क्या काम होता है, आगे इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करना। कैसे जनरेट करेंगे, बाय प्रोड्यूसिंग साइटोकाइंस। हमें पता है कि सारे जो इम्यून सिस्टम है उसमें सारे मैसेजेस वाला काम कौन करता है, साइटोकाइंस करता है। ठीक है, तो ये साइटोकाइंस को आगे जाके एक्टिवेट कर देंगे, इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन प्रोड्यूस हो जाएगा, टाइप 1 इंटरफिरोन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, अदर मीडिएटर्स जो है वो आगे हो जाएंगे। अब ये जो अडेप्टर मॉलिक्यूल्स हैं ये भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है MYD88 विच इज़ माइलॉइड डिफरेंशिएशन फैक्टर, इसको हम बोलते हैं माइलॉइड डिफरेंशिएशन फैक्टर 88। ठीक है, तो ये अडेप्टर मॉलिक्यूल जो है वो इसको भी रिक्रूट कर सकता है आगे, माइलॉइड डी फैक्टर 88 को। ठीक है, उसके अलावा ये TRIF को विच इज़ TIR डोमेन containing adapter induced interferon बीटा फैक्टर। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया आपको, मेनली क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले देखो क्या हुआ, सबसे पहले हमारा TLR रिसेप्टर था, उसके साथ हमारा लीगेंड आके बाइंड हुआ। उसके बाद क्या हुआ, डाइमराइजेशन